और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, चौथा सवाल आइडेंटिटी क्राइसिस के हवाले से ही है। पूछा ये गया है कि मैंने बच्चों के हवाले से बात की थी, तो पूछा ये गया है कि बार बार देखने में आया है कि जो मैच्योर लोग होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, उनके अंदर भी आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है। तो क्या ये सही है? अगर सही है तो इसकी क्या, किस वजह से ये होता है? देखें, आइडेंटिटी क्राइसिस की जब मैच्योर लोग हैं उसमें बात आपको जो साइंस बच्चों में बताया है, मैच्योर लोगों में कुछ और वजूहत भी हो सकती हैं आइडेंटिटी क्राइसिस के होने की, और ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जो मेंटल या साइकोलॉजिकल जो आपको इश्यूज नजर आते हैं, ये बड़े मुश्किल होते हैं जज करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल एग्जामिनेशन तो होता नहीं, जैसे कि आप लैब से जाकर टेस्ट करवा लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डायग्नोज करना पड़ता है, और अक्सर का लिमिटेशन होती हैं जो साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है उसकी, कि वो भी शायद इतना ज़्यादा कितनी कमिटमेंट शो करता है, कितनी चीज़ों को रूल आउट करता है, कितने प्रोसेस गलत करके उनसे चेक करता है, उसमें कितना टाइम है आइडेंटिटी है जानने के लिए या इस चीज़ को करने के लिए, और क्लाइंट कितना ज़्यादा इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है अपने बारे में जानने के लिए, या मौका दे रहा है अपने साइकोलॉजिस्ट को कि वो डायग्नोज कर सके। तो अक्सर बात जल्दबाजी में चीज़ें नहीं भी डायग्नोज कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट। वो जो दूसरी वजूहत हैं कि जहाँ से आपको ये लग सकता है, जिसकी वजह से बड़ों में आइडेंटिटी क्राइसिस आ सकता है, उसमें सबसे पहले तो को डिपेंडेंसी है। ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है इस चीज को बताने के लिए कि अगर दो लोग आपस में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, बिजनेस फर्ज करें इकट्ठा, या मियाँ बीवी ऐसे हैं जो कि आपस में बहुत ज्यादा जेल इन है, तो बात वो होता ये है कि इस केस में जब आप अपने को डिपेंडेंट की अप्रूवल आपको की वजह से आप अपने आप को बदल दें, इनके जब आपको इतनी ज्यादा को डिपेंडेंसी होती है कि आप दूसरे की अप्रूवल पे भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये बंदा आपको, मैंने अक्सर कहा, स्पेशली जब मियाँ बीवी अपने घर वालों से कट जाते हैं, वो फैमिलियां जो कि बाहर शिफ्ट कर जाती हैं, जो कि सिस्टम में नहीं रहती, तो शादी हुई, मियाँ बीवी, मियाँ को बाहर जॉब मिल गई, या बीवी उसके साथ चली गई, या शहर में अलग हो गए किसी लड़ाई की वजह से, झगड़े की वजह से, पीछे से कट गया। तो उस तरह के मैंने देखा है कि रिलेशनशिप में मियाँ बीवी आपस में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो डिपेंडेंट होने की वजह ये कि सारा सर्कल कट गया, फैमिलियां कट गई, स्पेशली लव मैरिज के बाद भी ऐसा आपको नजर आता होता है। तो जब वो ऐसा होता है तो वो बहुत ज्यादा आपस में को डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, और जब आप अपने अंदर से अप्रूवल की बजाय आपकी अप्रूवल दूसरे से निकले, आप बार बार बीवी से पूछे मैंने ठीक किया, मैं कैसा लगा, या वो आपसे पूछे क्योंकि देयर इज नोबडी एल्स, और आपने अपने आप को जाना नहीं हुआ और आप एक दूसरे को खुश करने पे लगे हुए, तो फिर बात सफा ये होता है कि जी आप की जो आइडेंटिटी, बजाय से कि आप अंदर से अप्रूवल निकले कि जो आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर की अप्रूवल लेने के लिए वो करना शुरू कर देते हैं जो कि वो चाह रहा होता है। तो उसमें होता ही है कि आप अपने आप को और लूज करना शुरू कर देते हैं, और आपकी आइडेंटिटी जो है वो और ज्यादा स्टेक पे आ जाती है। तो एक तो वजह ये होगी। दूसरी, हमारी साइकोलॉजी में या मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर एक किसी कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि बिहेवियर में बहुत ज्यादा स्विंग्स होते हैं, और अक्सर आप कॉन्ट्राडिक्टरी वे के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी तरीकों से बिहेव करते हैं। कभी आप यूफोरिया में चले जाएंगे, हंसना शुरू करेंगे तो आप हंसते चले जाएंगे, रोना शुरू करेंगे तो आप रो ही पाएंगे, कि आपकी डीप इमोशनल स्टेट होती है और टोटली आपस में बात का कॉन्फ्लिक्टिंग होती है। ऐसा भी होता है कि एक बहुत ही खामोश आदमी और उसका कोई स्टेज आई हुई है उसकी, और वो जनाब आपको लगता है कि 48 घंटे से अपने दोस्तों यारों का उछल कूद रहा है, भाग रहा है, परेशान नहीं हो रहा, खुश है, खिलाने वाला। तो ये ऐसी स्टेज में बाइपोलर डिसऑर्डर में ऐसा भी होता है। इससे क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कि वो शख्स अपने बारे में भी कंफ्यूज है। कहना ये चाह रहा हूँ कि
कई किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से भी आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है, यानी कि जिसकी जो वजूहात बन सकती हैं आइडेंटिटी क्राइसिस आपको जो नजर आ रहा है बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो बाइपोलर डिसऑर्डर में आपको नजर आता है कि एक्चुअली इसको शायद आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, या आइडेंटिटी क्राइसिस है भी लेकिन उसके पीछे बाइपोलर डिसऑर्डर है, कि आपको लगता है एक शख्स एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्टिंग चीजों के अंदर भी आपको ठीक नजर आ रहा है। आपको नजर आता है यार ये तो बड़ा खामोश शख्स था, या तो ये बहुत ही रैशनल किस्म का था, और ये बहुत जज्बाती हुआ है, या ये बहुत ही सीरियस आदमी है और यहाँ पे जनाब ये अजीब-ओ-गरीब हरकतें करता है, और आप इसको कह रहे हो कि आइडेंटिटी क्राइसिस है। हाँ, आइडेंटिटी क्राइसिस का भी ये साइन है, लेकिन बेसिकली इसका पीछे बाइपोलर डिसऑर्डर वजह बाइपोलर डिसऑर्डर है, जिसके ऐसे शख्स में आप आइडेंटिटी फॉर्म नहीं कर सकते, ना ही को डिपेंडेंट में आप आइडेंटिटी फॉर्म कर सकते हैं जब तक कि आप पहले वो साइकोलॉजिकल इश्यूज ना ठीक करें जिसकी वजह से ये आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा है। ये आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी होगी, तीसरी है एक और मेंटल डिसऑर्डर हम कहते हैं, जिसको कहते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें एक्सट्रीम आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस होते हैं, स्पेशली अगर आपको ये लगे कि आपको किसी तरीके से रिजेक्शन मिल रही है तो आपके एक्सट्रीम टोटली एक्सट्रीम इमोशन नंबर 1, और नंबर 2 आउट ऑफ कंट्रोल, और नंबर 3 टोटली आपको ऑपोजिट नजर आते हैं। इससे बात ये लगता है जब आप किसी शख्स को इतनी रिजेक्शन मिल जाए किसी एक जगह से, तो आपको पता है इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको अप्रूवल मिले। एक आपके घर में आपकी वाइफ आई और वो अपना घर बार छोड़ के आई, अब वो आप पे डिपेंडेंट है, आपके घर वालों पे, आपके घर वाले उसको रिजेक्ट कर दें या मियाँ उसको रिजेक्ट कर दें। अब होता क्या है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कि क्योंकि रिजेक्शन हो गई, या उसको डाइवोर्स दे दी, या उसको किसी और तरीके से फैमिली से रिजेक्शन मिल गई, बंदे को मिल गई, औरत को मिल गई, अब वो लोगों की अप्रूवल सीख करने के लिए जिस ग्रुप में बैठेगा वो उस तरह बन जाता है। जो देखने वाला है उसको लग रहा है कि यार ये आइडेंटिटी क्राइसिस का केस है, जबकि उसके पीछे बुनियादी वजह ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब उसकी अपनी इमोशनल नीड्स नहीं पूरी हो पा रही, उसको अप्रूवल इतनी शदीद चाहिए उस रिजेक्शन को ओवरकम करने के लिए। मैं बड़े लोगों को जानता हूँ कि आपको लगेगा कि जी वो जिस तरह के माहौल में ऐसे लोग पानी जैसे नहीं होता, पानी की तरह जिस शक्ल में जिस लोगों में बैठते हैं वैसे बैठ जाते हैं। आपको नजर आएगा कि एक तरफ तो बहुत उनके ग्रुप है नमाजी परहेजगार, तो वहाँ पे जनाब वो बिल्कुल नमाजी परहेजगार बने होंगे, दूसरी तरफ जाएंगे तो वैसे से लोग वैसी जुबान इस्तेमाल कर रहे होंगे, आपको हैरानगी होगी। तो बुनियादी तौर पर शायद वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का साइन तो नजर आ रहा है आपको, बिहेवियर तो नजर आ रहा है, लेकिन उसके पीछे वजह ये अप्रूवल है जिसको लेने के लिए वो जिस तरह के लोगों में बैठते हैं जो उनको अप्रूव कर ले। ये अक्सर बात ना मैंने अपनी कैरियर के अंदर एक चीज नोट की है, लेकिन जब आप फैमिली दोस्त यार का रिलेशनशिप और होता है, जब आप दोस्त यार में आप 24 घंटे साथ तो नहीं होते। और मैंने अक्सर वर्किंग वुमन के केस में ये देखा है कि दोस्त यारों में वो रहती हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, जॉब कर रही है, इवन आदमी भी होंगे, आदमी मैंने देखा, लेकिन जब वो घर में आते हैं तो वो बीवी या हस्बैंड उनको उस तरह से अप्रूवल नहीं मिलती। तो बात वही भी आप कहते हैं ना, लड़की मुर्गी दाल बराबर, जिस वजह से ना मिलती हो, तो वो नजर आता है कि जब वो एक तरफ तो वो को डिपेंडेंट हो जाते हैं उस चीज के अप्रूवल के लिए, उनको अगर एप्रिसिएशन चाहिए, उनको रिकग्निशन चाहिए, घर से मिलती नहीं है, वो बाहर उनको मिल रही होती है, तो वो उसी तरह से एक्ट करना शुरू कर देते हैं। और वो लोग जिस माहौल में आपको लगता है कि बैठते हैं, आप कह रहे हैं क्योंकि ये हर माहौल में बैठ के अपने आप, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको ये बताया, इससे पहले आपने दूसरा प्रोग्राम में था तो शायद ये आइडेंटिटी क्राइसिस पे वो देखे, जो देखने वाला है उसको ये फील मिल रहा है कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस का केस है, क्योंकि ये बंदा डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट क्राउड में डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रहा है।
लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ उसके पीछे जो वजह है वो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वो उसकी ख्वाहिश अप्रूवल लेने की है जो उसको मजबूर करती है कि वो जिस तरह के लोगों में बैठ के वो ना नहीं लेना चाहता, वो रिजेक्शन नहीं लेना चाहता। और मैंने अपने करियर में ये बड़ी दफा देखा है जब स्पेशली जो लोग कहीं से रिजेक्ट हो जाए, मसलन कोई ड्रग पे चला गया, किसी को बच्चे को घर से निकाल दिया गया, या किसी को इस्लाम से या किसी मौलवी साहब से या किसी माहौल से किसी स्टीरियोटाइपिंग की वजह से रिजेक्ट कर दिया, या किसी के साथ ज्यादती हो गई, या किसी के अपनों ने कुछ कर, और जब वो टोटली ऑपोजिट ग्रुप में जाता है और वो उसको अच्छा ट्रीट कर देते हैं। मैं एक दफा एक मरी में, बड़ी पुरानी बात है, मैं प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे वहां पे एक साहब मिले जो कि मुसलमान थे लेकिन वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते। इंटरेस्ट हुआ, अच्छे बातों में बड़े अच्छे थे। मैं भी वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोग्राम कर रहा था कुछ दिनों के लिए, तो मेरा उनके साथ 2-3 दफा मुलाकात हुई। तो एक बार वो मेरे सामने, मैंने पूछा उनसे तो खुल गए कि वो मुसलमान थे लेकिन उनके साथ बहुत ज्यादतियां हुई और उनका परसेप्शन ये थी कि मुसलमानों ने ज्यादती की या इस्लाम के नाम पर उनके साथ ज्यादती की। तो जब वो इतने रिजेक्ट हो गए, उनको डिस्कार्ड कर दिया गया, तो उनको जो सपोर्ट मिली वो एक क्रिश्चियन फैमिली से मिली। तो क्योंकि उनको सपोर्ट क्रिश्चियन फैमिली से मिली, वो कई सालों से अब वो क्रिश्चियंस की तरह ही जिंदगी गुजार रहे। तो एक एक्सट्रीम ये भी है। इसी तरीके से अगर आप ये देखें, कई ऐसे लोग हैं जो कि ये जब अगर आप मुलाजा फरमाए ना, ये तारीख में आप जाएं तो आपको नजर आता है कि कई बच्चे हैं जो कि आप डिस्कार्ड कर देते, ईदी वगैरह उठाकर फिरते हैं, ईदी साहब के एम्बुलेंस से बच्चों, कई वाकयात आपके सामने आते हैं। लेकिन जब ये किसी जगह पे जाते हैं और ये बच्चे कहीं पहुंचते हैं, उनको जब वहां से एप्रिसिएशन, जिसको आम हालात में लोग एक्सेप्ट नहीं करते उस बच्चे को, लेकिन उसको दूसरी जगह कहीं से एक्सेप्टेंस मिल जाती है। और क्रिश्चियनिटी जो हमारे मुल्क में फैली है, ये दुनिया में फैली है, वो इसी वजह से भी कहीं फैली है कि मुसलमानों की कई बार लोग रिजेक्ट हुए क्रिश्चियंस के हाथ में आए, उनको अच्छा सलूक किया। तो वो आपको ये जो कंफ्यूजन नजर आ रहा है उनके रोल में, उसकी बुनियादी वजह वो वजह है कि वो यहाँ से रिजेक्ट हुए जिसपे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, उसके बाद जब उनको अप्रूवल मिली तो वो टोटली ऑपोजिट माहौल में मिली, उस अप्रूवल को लेने के लिए फिर उन्होंने वैसे ही एक्ट करना शुरू। तो ये तीसरी बुनियादी। इसके अंदर जनाब जो चौथा है वो है डिसोसिएटिव ऑर्डर। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जो सा होता है, उसमें बेसिकली एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लोग डिसकंटिन्यूटी नजर आती है, सर्कल नहीं नजर आता आपको, और ना ही कंटिन्यूटी नजर आती है लोगों की सोच में, लोगों की मेमोरीज के अंदर, उनके एनवायरनमेंट में, उनके कॉज एंड फेल के अंदर और आइडेंटिटी में। यानी कि सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, आइडेंटिटी कुछ और है, कुछ और करते हैं। तो इस तरह भी बात हुआ, ये भी इस वजह से भी अब ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं कि कई लोग किसी ना किसी चीज से एस्केप के तौर के ऊपर, जो भी आपको पता है कि साइकोलॉजिकल जितनी भी प्रॉब्लम है, ये मेंटल है, ये बात हुआ हमारी किसी ना किसी ट्रॉमा की वजह से होती हैं। तो जब ट्रॉमा की वजह से हो रही है तो साथ कोई ना कोई ऐसा वाकया हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये एज एस्केप ये सोच लिया। अब उनको उनके अंदर दो तरह की है, ख्वाहिश कुछ और है, करते कुछ और है, दिल चाहता कुछ और है, हो कुछ और रहा है। तो आपको लगता है कि दे आर नॉट, इनकी जो चीजें वो हार्मनी में नहीं है, डिसोसिएटिव में, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो ये बेचारे इसी में फंसे रहते हैं। तो इसकी वजह से क्योंकि वो उनको है डिसोसिएटिव ऑर्डर और वो एक्ट कुछ और कर रहे हैं, तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि इनको आइडेंटिटी का क्राइसिस है। तो शायद वो भी आइडेंटिटी का क्राइसिस तो है, तो आ रहा है, लेकिन उसके पीछे वजह जो सी है वो ये ठीक करनी पड़ेगी आपको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को। फिर यार एक और है हमारे इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर, शिज़ोफ्रेनिया जिसे आप कहते हैं, शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। ये एक बहुत सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लोग जो उनसे हैं वो रियलिटी को एबनॉर्मल तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। यानी कि इसमें हेलुसिनेशंस भी होते हैं, लोगों को ड्रीम्स भी आते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, मतलब हो कुछ और रहा है, उसको प्रतीक कुछ और कर रहे हैं। अब ये इसको हम शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। और ये एक डिसऑर्डर थिंकिंग की तरह से इनके इवन कहते हैं ना,
हालात के मायने नहीं होते, हालात के मायने को मानी दिया जाता है, लेकिन इन लोगों के में वो जो हालात हुए ये उसको मायने गलत दे देते हैं, यानी जो हुआ उसके मायने कुछ और है, जो हुआ ही नहीं वो हेलुसिनेशन कह जाते हैं। हम ये तो नहीं अब कह सकते कि वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट वेल, तो उनको लग रहा है 100% उनको यही लग रहा है कि उनके साथ ये हुआ, जबकि ऐसा हुआ नहीं होता, और ये पूरा का पूरा मेंटल डिसऑर्डर। इस केस के अंदर डिलूजन होते हैं लोगों को, उनको लगता है ऐसा हो गया, उनको लगता है दुनिया ऐसी है, उनको लगता है उसने किसी ने उनके साथ ये किया, उनको लगता है सारे लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। बात एक्सट्रीम केस के अंदर लोगों को रातों को चीखे मार पीट पड़ते हैं, मेरे पीछे कोई आ रहा है, मुझे कोई कर रहा है, मुझे कोई मार रहा है, मेरे साथ ये किसी ने कर दिया, जबकि वो हुआ नहीं होता। वो जो थोड़े बहुत हुआ होता है वो उसको उनके मायने होते हैं, क्योंकि वो बात मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि ऐसा हुआ नहीं, ऐसा आपको लगा है कि, इसमें बहुत बुनियादी फर्क है। आपके साथ कोई कुछ बात करे, आप साफ कहते हैं अल्फाज के मायने नहीं है, ये अल्फाज के तो कोई मायने नहीं है, इसको आपने परसेप्शन अपनी खुद इंटरप्रेट करना है कि आपके साथ किसी ने जो किया उसकी वजह क्या है। अगर आपको बेसिकली बचपन में कोई ऐसे ट्रॉमास में से आप गुजरे हैं तो वो चीज जो आपको क्लियर थिंकिंग देती है, जो आपको ये बताती है कि जिंदगी के इवेंट्स को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, आपकी वो चीज डेवलप नहीं होती, या किसी ट्रॉमा की वजह से वो कहीं उसमें कोई मसला आ जाता है, तो आप उसके बाद हर चीज को उसी तरह से इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। कोई जिंदगी का बड़ा ट्रॉमा आया, बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुई आपके साथ, तो आप उसकी झटके की वजह से अब आप सारी की सारी जो रियलिटी है उससे अपने आप को हट जाते हैं और डिल्यूजनल लाइफ गुजारना शुरू करते हैं। आपको लगना शुरू है तो सारी दुनिया आपके पीछे पड़ी है, सारी दुनिया आपको मार रही है, लोग आपके साथ ये कर रहे हैं, आपके बाप ने आपके साथ ये किया था, आपकी अम्मा ने ये किया था, आपके साथ दोस्त आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, आपके मियां ने आपके साथ ये किया, आपके जनाब हस्बैंड ने आपके साथ ये किया। तो ये आपको एक डिल्यूजन, इसमें यानी कि होना और लगने में बहुत फर्क है। तो जो शेरोफर्निक होते हैं उसमें ये आपको चीज नजर आती है। तो इस तरह के भी कई केसेस मेरे सामने आए हैं जिनको हम कहते हैं कि यार ये हैं आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए काउंसलिंग के लिए आए हैं। तो पता ये चला कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस तो मामूली चीज है, वो तो नहीं था, वो तो एक डिजायरेबल एटीट्यूड था जो होना चाहिए था, डिजायरेबल एक एक्शन था, ट्रेड था जो होना चाहिए था। उसके पीछे निकला ये कि वो शिज़ोफ्रेनिक थे, और ये कहते हैं कि जो शिज़ोफ्रेनिक होते हैं इनका जो इलाज है ये लाइफ लॉन्ग चलता है। इनके ये इतना बड़ा मेंटल डिसऑर्डर होता है कि ये उसका ठीक नहीं होता, और इसका ये आप समझ लें कि आप जिसके सिम्टम्स हैं उसका डैमेज कंट्रोल करते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं और इसको आप लगे रहते हैं। वो बंदे बेचारे सारी जिंदगी उस चीज में आइडेंटिटी क्राइसिस बात की बात है, वो तो इसी में फंसे रहते हैं। आपको सोचें कितना मुश्किल है ऐसे लोगों के साथ आप चले कि जिन पे जो जिनको आपको लगे कि हाँ मैंने ये किया नहीं, लेकिन उनको लग रहा है ये हो रहा है उनके साथ, और आप सवाइयाँ पेश करते कर रहे हैं, आप बताते कर रहे हैं उनको। तो ये जनाब 5 बेसिकली है। तो ये कोडिपेंडेंसी अगर है, नंबर 2 बाइपोलर डिसऑर्डर है, नंबर 3 आपका बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, नंबर 4 आपको डिसोसिएटिव ऑर्डर है, नंबर 5 शिज़ोफ्रेनिक है। अगर आप शिज़ोफ्रेनिया है, ये 5 डिसऑर्डर ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं अगर किसी शख्स में हो तो आपको लगता है या उस बंदे को वो आपको आइडेंटिटी क्राइसिस लग रहा होता है, या फिर उसके पीछे तह के अंदर अगर ये है तो ये मेजर इश्यूज है जिसकी वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस उनके अंदर आ रहे हैं। और अगर ये 5 वजूहात हम रूल आउट कर दें कि यार ये बंदा, इसको ये 5 चीजें नहीं है और ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास A1 साइकोलॉजिकली मेंटली फिट है, तो देन हम उसको आइडेंटिटी क्राइसिस की जो वजूहात हैं वो समझ के कि उसको चांस नहीं मिला, या उसको पता नहीं था, या उसको मौका नहीं मिला, या उसको तो फिर हम उसके साथ वर्क करते हैं कि उसको किसी एज में भी अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए या क्या इवेंट से जिसकी वजह से वो नहीं कर पाया उसको रूल आउट करके उसके आइडेंटिटी फॉर्मेशन के ऊपर
की जाती है, लेकिन काफी पेनफुल, जितनी उम्र होती चली जाती है उतनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन का प्रोसेस मुश्किल होता चला जाता है। बचपन के अंदर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, बहुत आसान है। एनवायरमेंटल फैक्टर अगर आप ठीक करते हैं तो रिजल्ट बढ़ता है। जितने आप बड़े होते चले जाएंगे ये इसके असरात भी बढ़ते चले जाते हैं, इसके नुकसानात भी बढ़ते चले जाते हैं, और इसको आइडेंटिटी क्राइसिस को दूर करने का जो क्राइसिस से निकलने के जो तरीके हैं वो भी मुश्किल से मुश्किल होते चले जाते हैं। तो जनाब ये है, थैंक यू।